So hello viewers, we have met today for a very special purpose, that is to make you understand the intricacies and complicatedness of Income Tax Act 1961. Quite often most of the students find it very difficult to understand the Income Tax Act 1961, and you can refer our videos for your graduation exams. एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होगा आपके सेकेंड या थर्ड ईयर में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का. सो आप हमारी वीडियोस के थ्रू आसानी से उसके बेसिक्स फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं. देन हम उसके एडवांस पार्ट पे भी मूव करेंगे. यू कैन रेफर फॉर श्योर, यू कैन रेफर आवर वीडियोस टू गेट अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द इनकम टैक्स एक्ट 1961 पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज टैक्स. टैक्स है क्या एक्चुअली में. तो टैक्स की अगर हम लीगल डेफिनेशन देखें तो टैक्स की लीगल डेफिनेशन कहती है कि ये एक मैंडेटरी फी है. मैंडेटरी फी और कंट्रीब्यूशन विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट on workers, businesses and others में हमारे क्या आ जाएंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल. सो इसकी लीगल डेफिनेशन है कि एक मैंडेटरी फी या कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि एक गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन देयर सिटीजन्स और देयर रेसिडेंट्स, जो इंडिया में रह के इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करके अर्न करते हैं. तो उनकी एक मैंडेट, गवर्नमेंट को मैंडेट करती है कि यू मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो ये कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल्स, फर्म्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स एज वेल, कि वो सोसाइटी की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन करें सिंस दे आर यूजिंग इंडियाज रिसोर्सेज टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट. तो टैक्स की लीगल डेफिनेशन बेसिक ये है. बट अगर हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करते हैं तो हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम टैक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स लगता किसके ऊपर है. तो इनकम टैक्स लगता असेसी के ऊपर है. हु इज एन असेसी इन इनकम टैक्स एक्ट? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो असेसी को, हु इज एन असेसी? Assessee is any person who is liable to make any tax payment or any other amount अंडर दिस एक्ट का मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर किसी भी पर्सन को अगर किसी भी तरीके की कोई टैक्स की पेमेंट करनी पड़ रही है, उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल हो रहा है. क्योंकि वो कुछ ना इंडिया में रह के अगर कुछ भी कमा रहा है तो ये लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा. ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की. इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे. बट अभी हम एसएससी को समझते हैं कि एसएससी कौन है. एसएससी को कोई भी पर्सन है जिसके ऊपर टैक्स की कोई पेमेंट या कोई अदर अमाउंट की पेमेंट, कोई लाइबिलिटी, कोई पेनल्टी अगर इनकर कर रहा है वो इस एक्ट के अंदर, तो उसको हम एसएससी मानते हैं. टैक्स किसको पे करना है? देन एसएससी को टैक्स पे करना है. अब एसएससी हो कौन सकता है हम ये समझते हैं. कौन कौन एसएससी बन सकता है, तो उसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा पर्सन कौन होते हैं. इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया है कि एवरी पर्सन इज लायबल टू पे इनकम टैक्स एक्ट. एवरी पर्सन, तो ये पर्सन है कौन? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन किया गया है पर्सन को सेक्शन 2 क्लॉज 31 में. सेक्शन 2 क्लॉज 31, इसको हम क्लॉज भी बोलते हैं और सब सेक्शन भी बोल सकते हैं, बट जनरली इसको सब सेक्शन बोला जाता है. बट हियर इट मीन्स द क्लॉज. इसको समझने के लिए आपको थोड़ा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को समझना पड़ेगा, वो डिफरेंट टॉपिक है. बट हेयर वी विल रेफर इट एज सेक्शन 2 क्लॉज 31. इसमें पर्सन को डिफाइन किया गया है.
हु इज अ पर्सन, पर्सन कौन होगा? तो पर्सन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हु इज अ पर्सन? ए पर्सन इज अ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंडिविजुअल हो सकता है एक पर्सन। इंडिविजुअल कौन? जैसे हम, आप, राम, श्याम, आतिफ, काशिफ, काविश, दीज आर द इंडिविजुअल्स जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ इंडिया में अर्न करते हैं अपना प्रॉफिट या सैलरी के थ्रू, जो भी। सेकेंड वन, पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स कौन होती हैं? जब हमारा बिजनेस फैलता है, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं सारे, तो जब बंदा अकेले कोई बिजनेस को नहीं मैनेज कर पाता तो वो क्या करता है, वेंचर करता है दूसरे पर्सन्स के साथ, तो वो जो फर्म बनती है उसको हम पार्टनरशिप बनते हैं, 2 और मोर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पर्सन में एक इंडिविजुअल आता है, पार्टनरशिप फर्म को भी पर्सन बोला गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। देन कम्स द कंपनी। कंपनी कौन है? जो कि रजिस्टर हुई है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और बिफोर। कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी कंपनी रजिस्टर हुई है उसको हम कंपनी बोलते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करवाया उसको हम कंपनी बोलते हैं। उसके बाद आता है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्हाट डज दिस मीन? कुछ लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट के लूप होल्स को इस तरीके से यूज कर रहे थे कि वो इस डेफिनेशन में ही ना फॉल करें, कि वो पर्सन ही अगर नहीं पर्सन की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे तो उनके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, और वो एप्लीकेबल नहीं होगा तो आपको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो लोग क्या करते थे, ना वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते थे, ना पार्टनरशिप फर्म, ना ही कंपनी। वो क्या करते थे, कुछ इंडिविजुअल और एक पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी ने मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ली, तो वो तो किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे। तो इस वजह से एक और कैटेगरी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब इनमें से कोई भी एंटिटी अगर एसोसिएशन करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है तो वो भी पर्सन की कैटेगरी में फॉल करेगा आपसे, उसको हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कई सारे पर्सन का एसोसिएशन, कोई भी इसमें से कितने भी पर्सन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स है जो कि इंडिविजुअल थे, एक फर्म है मेसर्स XYZ, और एक कंपनी थी ABC प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने मिलके कोई बिजनेस फॉर्म कर लिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ली, तो अब ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो ये भी अब पर्सन की कैटेगरी में आ गए, मतलब इनको भी कोई भी ये प्रॉफिट जनरेट करेंगे, इनकम किसी भी तरीके की अर्न करेंगे तो इनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर दी इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो उस लूप होल को क्लोज करने के लिए लॉ में अमेंडमेंट की गई और ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन को इंक्लूड किया गया डेफिनेशन में, पर्सन की डेफिनेशन में। देन कम्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होंगे? अब कई सारे इंडिविजुअल्स अगर कोलैब करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको ना ही उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर करवाया, ना ही कंपनी में रजिस्टर करवाया, देन ऑल्सो अगर वो मिलकर कोई काम कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। वो एस्केप नहीं कर सकते इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, उनकी भी एक कैटेगरी बना दी गई है। तो सारे लूप होल को क्लोज किया गया। इसके बाद लास्ट एक कैटेगरी है पर्सन की, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन क्या होते हैं? जो भी बची कुची कैटेगरी है, चाहे वो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च,
कोई म्यूनिसिपैलिटी, ये सारी की सारी एंटिटीज किस में आ जाती है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। दैट मीन्स टू से अब इंडिया में कोई भी किसी भी तरीके की एंटिटी, वेदर इट इज इंडिविजुअल, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस, नो वन इज स्पेयर्ड, सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। सबके लिए कैटेगरी पर्सन में डिफाइन कर दी गई है, और अगर आप पर्सन की कैटेगरी में फॉल कर गए देन इनकम टैक्स एक्ट लगता ही पर्सन के ऊपर है, उनकी इनकम के ऊपर है। तो पर्सन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया, इनकी इतनी कैटेगरीज है, अगर आप इसमें फॉल करेंगे यू हैव टू पे टैक्स। सो हमने पर्सन की डेफिनेशन को समझा जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 31 में है। ग्रेजुएशन के पर्पस के लिए सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रेफर करना, बट अगर आपको इंटरेस्ट है यू कैन लर्न, डेफिनेटली इट विल एड यू इन योर करियर अहेड। सो पर्सन को समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है ईयर का। ईयर क्या होता है? जनरल टर्म्स में ईयर हम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर मानते हैं, वो साल होता है हमारा। बट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक ड्यूरेशन टाइम को डिसाइड किया गया है, जिसके अंदर अगर हम कोई भी इनकम अर्न करते हैं, जनरेट करते हैं, तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स के अंदर ईयर 2 टाइप के हैं। अंडर इनकम टैक्स एक्ट ईयर आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज असेसमेंट ईयर, सेकेंड वन इज प्रीवियस ईयर। तो अब ये असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है? ये असेसमेंट ईयर को सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिफाइन किया गया है, एंड प्रीवियस ईयर को सेक्शन 3 में। इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 2 है वहां पे सारे डेफिनेशंस दी हुई हैं, जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट को लिखने में, जो भी लॉ मेकर्स ने वर्ड्स यूज किए हैं उनको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। तो आपको सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस मिलेंगी। तो असेसमेंट ईयर को सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो असेसमेंट ईयर है क्या वैसे? असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 months which starts from 1st April and ends on 31st of March। तो असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स एक्ट में क्या है? कोई भी ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और एंड कब होता है? 31 मार्च को। फॉर एग्जांपल हम अपने ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मान सकते हैं जो ये करंट ईयर चल रहा है, अगर हम इसको असेसमेंट ईयर मान लें, तो ये असेसमेंट ईयर स्टार्ट कब से हुआ होगा? 1 अप्रैल 2022, और ये एंड कब होगा ये वाला असेसमेंट ईयर? 31 मार्च 2023। प्रीवियस ईयर को डिफाइन नहीं किया गया इनकम टैक्स एक्ट में, इसको बोला गया प्रीवियस ईयर इज द ईयर, इट इज द ईयर which is immediately preceding the assessment year। मतलब प्रीवियस ईयर क्या है? वो ईयर जो कि असेसमेंट ईयर के जस्ट 1 साल पहले आता हो। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग कौन सा ईयर होगा? 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 अगर हमारा असेसमेंट ईयर है, तो इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। दिस इज आवर प्रीवियस ईयर।
इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ईयर को क्यों डिफाइन किया गया? तो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे समझ में आता है कि जो भी हम इनकम इस साल में अर्न करेंगे प्रीवियस ईयर में, उसको उस पर टैक्स कब पे करना पड़ेगा हमें? असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ेगा। कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं जिनमें अगर हमने जिस साल में इनकम अर्न की उसी साल में भी टैक्स पे करना पड़ सकता है, बट वो एक्सेप्शंस की बात हम बाद में करेंगे। एज अ जनरल रूल, जो भी इनकम हम प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं उस पर टैक्स कब पे करते हैं? असेसमेंट ईयर में। मतलब जो भी इनकम हमने साल 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक अर्न की होगी, वी नीड टू पे टैक्स ऑन इट इन द ईयर 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। जनरली इंडिविजुअल्स के लिए जो डेट होती है टैक्स पे करने की, ITR फाइल करने की, वो 31 जुलाई होती है। तो जो भी हमने इस साल में इनकम अर्न की होगी उसको हमें रिटर्न फाइल करना होगा कब? 31 जुलाई 2023 के अंदर उसको उस पर टैक्स पे करना होगा। ITR में हमें शो करना पड़ता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वी आर लायबल टू पे एंड व्हाट हैव वी ऑलरेडी पेड एंड द बैलेंस अमाउंट नीड टू बी पेड देयर आफ्टर। So this is the significance of year under the Income Tax Act 1961. Let's proceed ahead. So after understanding the assessee, then what all are the categories of person and what is assessment year, what is previous year, let us move ahead on the heads of income. इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको इनकम के हेड्स बता दिए गए हैं कि कोई भी पर्सन किसी भी सोर्स से इनकम अर्न कर रहा हो, बट वो इस 5 हेड के अंदर ही फॉल करेगी, क्योंकि हर हेड के अंदर इनकम कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, उस पर टैक्स के इम्प्लीकेशंस अलग हैं। तो हर हेड को हमें समझना पड़ेगा टू गेन अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो कितने हेड्स ऑफ इनकम है पहले हम इनको समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। सो पहली सोर्स ऑफ इनकम किसी भी पर्सन की अंडर इनकम टैक्स एक्ट सैलरी हो सकती है। हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें उसके कंसिडरेशन में क्या मिलता है? सैलरी, जो कि जिस पे टैक्स लगता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर हम जॉब नहीं करते हैं तो हो सकता है हमारे पास कोई प्रॉपर्टी हो, हाउस प्रॉपर्टी, जिसको हमने रेंट पे दे रखा हो, उससे कोई इनकम आती है, वो किस हेड में फॉल करेगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट कम्स इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर हमारा कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या है? बिजनेस हमारा सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट प्रोफेशन है हमारा जो द एजुकेशन दैट वी हैव ऑब्टेन्ड एंड वी यूज इट for earning our livelihood, that is called profession. It can be skilled, non-skilled as well, but ये basic difference है। बिजनेस में हम कोई गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट प्रोफेशन में हम अपनी जो नॉलेज है उसको यूज़ करके हम अपने लिवलीहुड अर्न करते हैं। सो अगर कोई इनकम सैलरी, हम कोई इनकम अर्न कर रहे हैं बट वो सैलरी में फॉल नहीं कर रही, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं कर रही, क्योंकि हमारा बिजनेस है, तो किस हेड में आएगी? वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देन नेक्स्ट कम्स कैपिटल गेन। ये क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एसेट है, कोई ज़मीन है, कोई घर है, कोई फ़ोन है, कोई गाड़ी है, उसको हम अगर बेचते हैं, अपने कैपिटल को बेच के अगर हम कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, हमने कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, उसको हमने सेल किया, कोई प्रॉफिट अर्न किया, तो उसको टैक्स कहाँ लगेगा? किस हेड में लगेगा? अंडर कैपिटल गेन हेड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये अदर सोर्सेज जो है ये एक तरह का रेसिडुअल हेड है। मतलब अगर आपकी इनकम इन सब में कहीं पे भी नहीं आती है तो वो उसके ऊपर टैक्स कहाँ पे लगेगा? अदर सोर्सेज में लगेगा। तो सारे स्केप के रास्ते बंद कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। नाउ वॉट एवर यू आर अर्निंग, इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर दीज 5 हेड्स ओनली, वेदर इट विल बी सैलरी, whether it will be income from house property, whether it will be income from business or profession, or it can be income from capital gain, or if not, then it will surely be fall under the income from other sources. That is the residual head of heads of income. So I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा हेड्स ऑफ इनकम का। कितने टाइप्स ऑफ हेड होते हैं? 5। इनको समझने के बाद हम ये समझते हैं कि इनकम को भी और सब डिफाइन किया गया है ग्रॉस टोटल इनकम में और टोटल इनकम में। इसका मतलब क्या होता है?
ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक फॉर्मेट समझाता हूँ कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। पर्टिकुलर्स इनकम अमाउंट। सो इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सारे हेड्स ऑफ इनकम के थ्रू जो भी हम इन सोर्सेज के थ्रू जो भी अर्न कर रहे हैं उसको यहाँ डिफाइन करना होता है कि हमने फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी से क्या अर्न किया, इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमने हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देके कितनी इनकम अर्न की। उसके बाद हमने पीजीबीपी से कितना कमाया, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से कितना अर्न किया। नेक्स्ट कैपिटल गेन से हमने क्या इनकम अर्न की, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। देन रेसिडुअल हेड आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो पहले हम इन सारी इनकम्स को ऐड करते हैं, इन सबको प्लस करेंगे, जो भी हमारी इनकम आएगी इसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, ये सारी इनकम्स को सम करने के बाद जो इनकम हमें मिलती है, अराइव होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। आफ्टर अराइविंग एट ग्रॉस टोटल इनकम देयर इज ए कंसेप्ट इन इनकम टैक्स एक्ट जहां पे हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, मतलब गवर्नमेंट प्रमोट करती है इन्वेस्टमेंट in securing our life, that is called life insurance, in securing our medical health, that is medical insurance, in promoting the investment under शेयर्स, म्यूचुअल फंड, etc। सो उनकी हमें डिडक्शंस मिलती है इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि हम अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, टैक्स ज़्यादा कब लगता है, जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है। तो टैक्स को कम करने के लिए इनकम को कम करना पड़ेगा, उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दे रखी है उसको हम यूज़ करते हैं अपनी इनकम को रिड्यूस करने के लिए। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, जिनको जो डिडक्शंस कहाँ डिफाइन है, अंडर सेक्शन 87, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, यहाँ पे हमें कुछ डिडक्शंस मिल जाती हैं। ये सेक्शन है सारे 80C, 80D, 80GGB, 80DDB, ये सारे सेक्शन है जिसके अंदर हमें गवर्नमेंट के थ्रू कुछ रिलैक्सेशंस मिलता है, उनको हम अपने इनकम से लेस कर सकते हैं। इसके बाद जो लेस करने के बाद जो इनकम अराइव होती है उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। दिस इज आवर टोटल इनकम। सो ग्रॉस टोटल इनकम भी डिफाइन हो गया यहाँ पे, दिस इज आवर ग्रॉस टोटल इनकम and this is our total income. What is the difference between gross total income and total income? Total income is arrived after deducting the deductions under section 80C to 80U. And what is gross total income? It is only the gross or sum up of the all the incomes from salary, house property, PGBP and capital gain and the residual head, that is income from other sources. So that is all for today's. Let's we'll meet in another video for other topics as well of income tax act, and please like, share, subscribe our videos so that we can provide our service in a more effective manner.